हम लोग आज बात करेंगे ट्रांसफार्मर के प्रश्नों पर चर्चा करना है और आज आपका 58वां टेस्ट है, 58वां टेस्ट है। तो हम लोग चर्चा करेंगे 58वें टेस्ट के प्रश्न के बारे में। मेरा पहला प्रश्न देखिए आज क्या है विद्यार्थी जी, उस ट्रांसफार्मर को क्या कहा जाता है जिसमें आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज से क्या होता है, अधिक होता है। यानी आपका जो आउटपुट वोल्टेज है समान रूप से V2 होता है और हमारी जो इनपुट वोल्टेज होती है क्या होता है, V1 होता है, क्योंकि प्राइमरी का वोल्टेज ही इनपुट वोल्टेज होता है और सेकेंडरी का ही आउटपुट होता है। तो आपकी V1 से कौन बड़ी है, V2 बड़ी है। जब V1 से V2 बड़ी है यानी आपका वोल्टेज कम से क्या हो रहा है, ज्यादा। जब वोल्टेज कम से ज्यादा हो रहा है यानी इनपुट कम आउटपुट अधिक, तो इसको क्या कहेंगे, स्टेप अप। और स्टेप अप में के का मान भी क्या होता है, 1 से ज्यादा होता है। तो राइट आंसर क्या दे विद्यार्थियों, ऑप्शन नंबर डी, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अगला प्रश्न है, जो आपके गली मोहल्ले में आपको दिखते हैं प्रायः आपके क्या होते हैं, पोल माउंटेड ट्रांसफार्मर होते हैं। क्या होते हैं ये सब, पोल माउंटेड ट्रांसफार्मर होते हैं। और यह जो ट्रांसफार्मर हमारा सामान्य रूप से होता है, आप सबको मालूम है ये 3 फेज का डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर होता है। इसके माध्यम से आउटपुट में आपको 3 फेज 4 तार की प्रणाली क्या होती है साहब, प्राप्त होती हैं। और यह हमारा कौन सा ट्रांसमिशन का पार्ट होता है जी, ये सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का क्या होता है, पार्ट होता है। क्या हो गया, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। इसी सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का यह हिस्सा होता है और इसी सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग कौन सा काम करते हैं, इसी में हम लोग 11 किलो वोल्ट को 400 वोल्ट और 230 वोल्ट एसी में बदलने का काम करते हैं साथियों। और नॉर्मली यह आपकी क्या है, स्टेप डाउन। कैसी ट्रांसफार्मर है वैज्ञानिकों, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। क्या है साहब, स्टेप डाउन। अब स्टेप डाउन है तो इसका रेंज 500 केवीए से प्रायः क्या होता है, कम होता है। 500 से ऊपर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, पावर ट्रांसफार्मर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पावर। तो क्या जवाब दीजिएगा, 500 केवीए से कम रेटिंग वाला क्या होगा, अपचाई। अपचाई मतलब स्टेप डाउन। तो राइट आंसर आपका बी नंबर हो गया, 500 केवीए से कम रेटिंग वाला स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ऊंचाई का मतलब स्टेप अप होता है। ऊंचाई मतलब बढ़ाने वाला, अपचाई मतलब घटाने वाला। चलिए आगे बढ़ें। चलिए सरकार आगे बढ़े। तब ट्रांसफार्मर में अलग अलग लेमिनेशंस का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, बात तो सही है। और पतला लेमिनेशन का जब हम प्रयोग करते हैं तो उसका प्रयोग करने से आपकी एडी करंट लॉस क्या होती है, कम होती है। तो हम लोग पटलनों का इस्तेमाल किस लिए कर रहे हैं साहब, एडी करंट को कम करने के लिए, एडी करंट लॉस को कम करने के लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब एक बात तो क्लियर हो गया कि एडी करंट लॉस को हम कम करने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। और आप सब जानते भी हैं कि एडी करंट लॉस समानुपाती होती हैं आपके लेमिनेशन के मोटाई के स्क्वायर का, थिकनेस के स्क्वायर का। मोटाई जितनी कम होगी एडी करंट लॉस उतनी कम होगी। लेकिन अब आपसे कह रहा है किस तरह का पट्टी हम लोग बनाते हैं। नॉर्मली आप जान रहे हैं
हमारा जो है सेल टाइप का या कोर टाइप का, ये दो तरह का ट्रांसफार्मर आपका यूज में लिया जाता है। हम लोग अगर एल टाइप का लेंगे तो 2L लगा के हम यूज क्या कर लेंगे, कोर बना लेंगे। अगर ई टाइप का हम लेते हैं साथियों, तब न एक ई या एक आई दे करके बीच में हम क्या करेंगे, सेंट्रल पे वाइंडिंग लगा के इसको क्या करेंगे, सेल टाइप बना लेंगे। बाकी एफ जी एच इससे थोड़े ना हो पाएगा काम। मेरा नॉर्मली क्या होता है, ई टाइप का हम लोग प्रायः प्रयोग किया करते हैं। तो लेमिनेशन मेरा ज्यादातर जो यूज हो रहा है ई आई एल, ये ज्यादातर यूज किया जा रहा है। ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग के लिए कौन सा वायर हमारे लिए बेहतर होता है और इस्तेमाल करते हैं? सब लोगों को याद है साथियों, सुपर इनामेल कॉपर वायर। हालांकि महंगा होता है। कैसा होता है साथियों, महंगा। कॉपर स्वाभाविक रूप से आपके एल्युमिनियम से क्या है, महंगा है। इनामेल का मतलब होता है लचीला। क्या होता है साहब, लचीला। ठीक है कि नहीं? और ध्यान, फ्लेक्सिबल, समझ गए? लचीला रहेगा तभी तो आप अच्छे से वाइंडिंग करेंगे और इसको बिल्कुल। तो हम लोग इस्तेमाल क्या करते हैं, कॉपर का वायर तो होता है, लेकिन किस तरह का साहब, वार्निश युक्त। अब वो भी कैसा वार्निश, पारदर्शी वार्निश युक्त लचीला कॉपर का वायर, ताकि एक के ऊपर दूसरा कॉपर अगर टच में भी आता है तो आपकी शॉर्ट नहीं हो, सेफ और सुरक्षित वाइंडिंग आपकी रहे, ये हम लोग ध्यान रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में किस में टर्न ज्यादा देंगे? स्वाभाविक है, आप सब जानते हैं जिधर वोल्टेज ज्यादा उधर टर्न आपका ज्यादा। तो जब हम टर्न हमको चाहिए स्टेप अप करना है, यानी आउटपुट में हमको क्या करना है, वोल्टेज ज्यादा लेना है। इनपुट में आपका V1 ये आपको कम चाहिए और आउटपुट में आपका V2 क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए। आप जानते हैं साथियों, मेरी टर्न जब बढ़ेगी मेरा वोल्टेज बढ़ेगा, मेरी टर्न घटेगी मेरा वोल्टेज घटेगा। तो स्टेप अप तो वही होता है जो आउटपुट में वोल्टेज को बढ़ा दे। तो आउटपुट में वोल्टेज बढ़ाने के लिए टर्न बढ़ाना पड़ेगा, यानी सेकेंडरी यही मेरे आउटपुट से जुड़ी होती है। तो स्पष्ट है सेकेंडरी में टर्नों की संख्या क्या होगी, अधिक होगी साथी। चलिए आगे बढ़ें। अच्छा प्रश्न है विद्यार्थी जी, 300 केवीए का 66 बाय 64 440 वोल्ट, 66 आपका V1 दे दिया है, अब V2 मेरा क्या है 440। गौर करिएगा, ऐसे प्रश्नों में कनेक्शन कौन सा कहा है, डेल्टा स्टार कहा है। तो आप जानते हैं मेरा प्राइमरी है डेल्टा में, सेकेंडरी है स्टार में। डेल्टा में मेरा फेज वोल्टेज बराबर लाइन वोल्टेज, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार में मेरा क्या होता है, VPH बराबर आपका क्या होता है साहब, VL बटा √3 होता है कि नहीं होता है। नॉर्मली जो मान दिया है वो कौन सा है, लाइन वोल्टेज है। तो हम लोगों को V2 को बदलना पड़ेगा। क्या करेंगे, V2 440 बटा √3 करेंगे, 254 वोल्ट मिलेगा। पढ़े लिखे विद्यार्थियों, आपको याद रखना है कि हम V1 को क्यों नहीं बदले, क्योंकि वह डेल्टा था। डेल्टा में लाइन फेज वोल्टेज में कोई अंतर नहीं होता है, समान होता है, इसीलिए इसको हम बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं किए। किसको बदले हम, V2 को। क्यों, क्योंकि वो कैसा था साहब, आपका स्टार। स्टार में लाइन फेज वोल्टेज आपस में समान नहीं होता है, हमको दोनों को किसमें चेंज करना था, फेज में। तो इसीलिए हमने फेज में बदलने के लिए इसको √3 से भाग दे दिया। कंसेप्ट क्लियर, इतना तक समझ गए। अब अगला कदम कहता है प्रति टर्न वोल्टेज 7.9 है।
जब भी क्वेश्चन प्रति टर्न रहे तो V1 बटा N1 बराबर 7.9 समझ लीजिए। अब साथ ही साथ V2 बटा N2 भी कितना है जी, राधे राधे, 7.9 समझ लीजिए। स्वाभाविक सी बात है, दोनों क्या हो गया, सेम हो गया। अब हम लोगों को कह रहा है कि N1 कितना है बताइए, N2 कितना है बताइए। स्वाभाविक रूप से हम यहां क्या काम करेंगे साहब, V1 बटा N1 बराबर 7.9 लिखते हैं, यहां से N1 करेंगे तो क्या 6600 बाय 7.9 बताइएगा कितना होता है, 835 आता है। पॉइंट में कुछ आएगा तो पॉइंट नहीं लीजिएगा, सॉलिड अक्षर लीजिएगा, क्योंकि होल नंबर ही हमेशा आपका टर्न होगा, टर्न कभी पॉइंट में नहीं लिया जाएगा। ठीक उसी तरह से हम लोग यहाँ V2 बाय N2 बराबर 7.9 लिखेंगे तो N2 बराबर क्या करेंगे, V2 आपका कितना है 254, क्या है साहब 254। अब 254 होगा 254 बटा 7.9, ये देखिए कितना आ रहा है 32 पॉइंट कुछ आ रहा होगा तो 32 ही लीजिएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या मिल गया, 32 और 835। तो देख लीजिए कहां पर 32 835 ऑप्शन में है, ठीक है। पहले लिखा है निम्न, फिर लिखा है उच्च, है ना। तो मेरा निम्न में है 32 और उच्च में कितना हो गया 835। तो हम आंसर किसको दे दें, सी नंबर को दे दें, ठीक है विद्यार्थी जी। तो राइट आंसर क्या दीजिएगा आप लोग, सी नंबर। ठीक है, राइट आंसर हो गया 32 एंड 835। चलिए आगे बढ़ें। अगला प्रश्न क्या रहा है, नहीं लिख पाया था जी, हो गया ना। एक ट्रांसफार्मर के आयरन लॉस को किसके योग के रूप में, आप सब तो जान चुके हैं पीआई आपका पीएच प्लस पी होता है। पीएच आप जानते हैं क्या है, हिस्टेरेसिस लॉस है, और पी आपकी क्या है, एडी करेंट लॉस है। इसको कम करने के लिए हम थीन लैमिनेशन करते हैं, और विद्वानों इसको दूर करने के लिए हम उच्च गुणवत्ता का क्या करते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल, क्या करते हैं, उच्च गुणवत्ता का मैग्नेटिक मटेरियल लेते हैं। समझ गए, ये मामला है। तो जैसे कि CRGS लेते हैं, सिलिकॉन स्टील लेते हैं, है कि नहीं है। और आप सबको मालूम है ना ये कैसा लॉस है जी, कांस्टेंट लॉस है। क्यों कांस्टेंट है, लोड के बदलने से इसके मान में बदलाव नहीं होता है, इसीलिए। तो क्या क्या उत्तर हो सकता है, एक में एडी है और 5 में हिस्टेरेसिस है, तो कौन सा होगा, 1 और 5, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन सम बन रहा है ना विद्यार्थी जी। चलिए आगे बढ़ें। ट्रांसफार्मर की दक्षता कब अधिक होती है, सब लोग जानते हैं इस बात को। हमारे ट्रांसफार्मर की दक्षता तब अधिक होती है जब विद्वानों क्या होगा, बिल्कुल मेरा कॉपर लॉस आयरन लॉस के बराबर होगा। क्यों साहब, क्योंकि कॉपर वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है, तो बदलने वाले को कांस्टेंट के बराबर होना पड़ेगा तब जाकर के। और ऐसे भी आप जानते हैं कॉपर लॉस 80 से 85% भूमिका निभाती है और आयरन लॉस 10 से 15% की भूमिका निभाती है। इसका मान भी स्वाभाविक रूप से कम होता है,
जब ज्यादा लॉस कम के बराबर होगा तो टोटल लॉस कम हो जाएगा, और ऐसी परिस्थिति में मेरी क्या होगी, इफिशियंसी ज्यादा। आप सब जानते हैं ना, इफिशियंसी विथ कर्मानुपाती किसके होती है, आपके लॉसेस के होती है। लॉसेस बढ़ता है, इफिशियंसी घटती है, लॉसेस घटता है, इफिशियंसी बढ़ती है। ऐसा भी प्रश्न परीक्षा में आ चुका है, ये ध्यान रखिएगा। तो हम लोग किसको आंसर माने वैज्ञानिकों, एक लोड पर चलता है जब कॉपर लॉस आयरन का 10 गुना, अनर्थ वाली बात है। ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही होगा। ठीक है, चलिए, न्यूमेरिकल नहीं बन पाता है तो इस समस्या का समाधान करने के लिए प्रैक्टिस ही एकमात्र विकल्प है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। न्यूमेरिकल जब आपको पढ़ाया गया है उस समय में आप क्लास में देखिए कि किस तरीके से बताया गया है, किस फॉर्मूले का यूज किया गया है। वो एक न्यूमेरिकल को 5 बार 6 बार बनाइए, फिर दूसरे को प्रयास कीजिए, तो प्रैक्टिस से ही न्यूमेरिकल बनेगा। सिर्फ बिना प्रैक्टिस से न्यूमेरिकल कभी नहीं बनेगा। समझ गए? तो आपको क्वेश्चन के साथ सामंजस्य बैठाना पड़ेगा, क्या कह रहा है, कैसे कह रहा है, कौन वैल्यू दिया है, वो सब निकालना पड़ेगा, तब रखना पड़ेगा, देन न्यूमेरिकल बनेगा। खाली ये कहने से न्यूमेरिकल नहीं बनता है, नहीं बनता है, समाधान नहीं होगा। आप जब तक कोशिश नहीं करेंगे तब तक कभी भी नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको प्रयास करना ज्यादा जरूरी है। हम तो क्लासेस के दौरान सारे बच्चे देख ही रहे हैं, एक एक चैप्टर में 40-50 न्यूमेरिकल तक, जहां तक न्यूमेरिकल पॉसिबल है उतना तक हम कक्षा के दौरान बता रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं बता रहे हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन बताने का प्रयास कर रहे हैं। पर आप ज्यादा कुछ नहीं पढ़िए, क्लासे में जितना 50, 70, 40, 45 जितना भी न्यूमेरिकल बता रहे हैं चैप्टर बाय चैप्टर, उतने न्यूमेरिकल को आप 15 बार 20 बार बना लीजिए, उसी से आप बहुत कुछ कमाल करके दिखा दीजिएगा, चिंता की बात नहीं है। लेकिन आपको प्रयास करना पड़ेगा। प्राथमिक एवं द्वितीयक वाइंडिंग के बीच का प्रतिरोध कितना होता है? बिल्कुल सही कहा साथियों, आप सब बिल्कुल जान रहे हैं कि हमारे ट्रांसफार्मर में 2 इलेक्ट्रिकल सर्किट होती है। एक इलेक्ट्रिकल सर्किट आपकी प्राथमिक और दूसरी इलेक्ट्रिकल सर्किट आपकी द्वितीयक यानी सेकेंडरी होती है। दोनों इलेक्ट्रिकल सर्किट का आपस में कोई संबंध नहीं होता। यहां से यहां के बीच ये जो दूरी है ये जुड़ा कैसे है साहब? चुंबकीय क्षेत्र के माध्यम से, चुंबकीय फ्लक्स के माध्यम से यह जुड़ा है। मैग्नेटिक कनेक्शन इसके बीच है, वैद्युतिक कनेक्शन नहीं है। वैद्युतिक कनेक्शन होता तो इसके बीच कुछ ना कुछ प्रतिरोध हो सकता था, लेकिन यहां कोई कनेक्शन नहीं, वो अलग है, ये अलग है। ऐसी परिस्थिति में आर मेरा क्या है? अनंत है। लेकिन अगर हम आपसे पूछें प्राथमिक वाइंडिंग में कितना प्रतिरोध है, तब आप कहिएगा आर बराबर 0 नहीं है, कुछ ना कुछ है, क्योंकि आइडियल नहीं प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर है। कॉपर का वाइंडिंग लिया है, उसमें शून्य प्रतिरोध नहीं होता है, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। इसीलिए तो प्राइमरी में I1 स्क्वायर R1 होता है, सेकेंडरी में I2 स्क्वायर R2 होता है। लेकिन संजय बाबू यही प्रश्न आपसे पूछ दें साहब कि आइडियल ट्रांसफार्मर के प्राइमरी में कितना प्रतिरोध है, तो कहिएगा सरकार 0 है। क्या कहिएगा? 0 है। तो याद रख लीजिएगा, क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछता है आइडियल ट्रांसफार्मर में प्राइमरी एवं सेकेंडरी वाइंडिंग का प्रतिरोध, वाइंडिंग का आर 0 होता है। लेकिन वैज्ञानिकों, लेकिन प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में आर नॉट इक्वल टू 0 होता है। इसका मतलब अनंत होता है ऐसी बात नहीं है। इसका मतलब 1 होगा, 2 होगा, 2.5 होगा, 3.5 होगा, लेकिन जितना भी होगा हम प्रयास मिनिमम रखने का करते हैं। इसीलिए तो हम लोग क्या करते हैं सरकार? कॉपर का इस्तेमाल करते हैं। सस्ता होने के चक्कर में जब एल्युमिनियम लपेटेंगे तो रेजिस्टेंस थोड़ा बढ़ता है, तो लॉस मेरी अधिक होगी। लेकिन यहीं पर कंफ्यूज मत करिएगा। अगर ये पूछ दे कि आइडियल ट्रांसफार्मर में प्राइमरी सेकेंडरी के बीच कितना होता है, तो वहां भी अनंत होता है। समझ गए? प्रैक्टिकल में भी अनंत होगा प्राइमरी सेकेंडरी के बीच, आइडियल में भी प्राइमरी सेकेंडरी के बीच अनंत होगा। लेकिन आइडियल में प्राइमरी में या सेकेंडरी में आर इक्वल टू 0 होगा, लेकिन प्रैक्टिकल में नॉट इक्वल टू 0 होगा। कुछ ना कुछ मान जरूर होगा, ताकि कॉपर लॉस होगी, 100% मेरा एफिशिएंसी नहीं होगा। साथियों, इस बेसिक बात को माइंड में रखिएगा, नहीं तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आगे बढ़ जाए सरकार।
और आपके एक बहुत साथी ने, बहुत अनुभवी साथी ने पूछा था, समानुपाती का चिन्ह कैसा होता है, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह कैसा। तो आपके माध्यम से उन साथी को मैं सूचना देना चाहता हूं कि समानुपाती और अनुक्रमानुपाती दोनों पर्यायवाची शब्द हैं, दोनों का अर्थ एक ही है, समझ गए। अब दोनों के लिए सांकेतिक निरूपण ओम के नियम में भी समानुपाती आई के लिए जो लेते हैं, इसी को वही कहेंगे, भी समानुपाती आई के है, भी अनुक्रमानुपाती आई के है। लेकिन जब वित्त कर्मानुपाती की तरफ जाएंगे तब भी सिंबल तो यही रहेगा, लेकिन क्या हो जाएगा साहब, आपका आई वित्त कर्मानुपाती आर के होता है, 1/r हो जाएगा। बस यही एक छोटा सा अंतर है, बाकी चिन्ह के निरूपण में कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों का अंग्रेजी प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती और अनुक्रमानुपाती का। वित्त कर्मानुपाती का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है साथियों, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यही बेसिक अंतर है जो आपको जानना समझना है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी विद्यार्थी जी। चलिए आगे बढ़ें। कह रहा है कि स्टार डेल्टा डेल्टा स्टार कनेक्शन के लिए कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कह रहे हैं कि डेल्टा स्टार कनेक्शन के लिए कौन सी बातें सत्य है। मैंने आपको बताया था साथियों, डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मर का हम लोग दो मुख्य काम करते हैं। सबसे पहली बात आप हमेशा याद रखिएगा, इसका विशेष प्रयोग करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के रूप में वोल्टेज घटाने के लिए, स्टेप डाउन करने के लिए। लेकिन यह मुख्य रूप से जो डिजाइन किया गया वो बढ़ाने के लिए किया गया, समझ गए। क्योंकि आप सबको मालूम है हमारा स्टार कम नंबर ऑफ टर्न्स में भी हमको वोल्टेज क्या करता है, ज्यादा देता है। इसीलिए तो हम लोग शुरुआत में किसमें कनेक्ट करते हैं, स्टार में, अब बाद में किसमें ले जाते हैं, डेल्टा में साथियों। तो यहां पर देखिए हमारा जो उत्तर है, लाइन वोल्टेज फेज के बराबर बिल्कुल गलत है। जहां वोल्टेज को घटाने की आवश्यकता होती है, ठीक है, यूज फॉर एप्लीकेशन होयर, तो हर जगह नहीं, विशेष एप्लीकेशन में इसका प्रयोग होता है। एचवी में बिल्कुल नहीं करते हैं। जहां वोल्टेज बढ़ाने की आवश्यकता होती है तो विशेष रूप से हम लोग जनरेटिंग स्टेशनों पर वोल्टेज बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। यहां अगर रहता साहब डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लिखा रहे, समझ गए, तो आप इसको चिन्ह लगाइएगा। इस तरह का ऑप्शन रहे तो आप ए को चिन्ह लगाइएगा। अगर डिस्ट्रीब्यूशन शब्द यूज कर रहे और यह भी रहे तब आप इसी को टिक लगाइएगा। अगर डिस्ट्रीब्यूशन शब्द नहीं है, कहीं पर भी कह रहा है यूज, तब नहीं लगाइएगा। क्या विद्यार्थी, आइए आगे बढ़ते हैं। आइए साथियों, एक आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए कह रहा है, यहां मान ही लिख दिया आपको, I2/I1 कितना है, 2 है। E2 का मान आपको दे दिया है 100। E1 आपको लिखा हुआ मालूम नहीं है, निकालना है। अब यहां दिए गए रिलेशन से रिलेशन एस्टेब्लिश करिए। हम सब जानते हैं जब मेरा I2/I1 हो गया, इधर पलट जाएगा ना जी, N1/E1/V1 रिलेशन के आधार पर काम करिए। I2/I1 बराबर E1 बाय, अब निकालना है E1, कोना कोनी गुना करिए। E1 बराबर क्या होगा, E1 बराबर क्या होगा विद्यार्थी, I2 इंटू E2 अब बटा I1। तो स्वाभाविक सी बात है, I2/I1 2 दिया है ना, I2 100 है ना, तो 2 गुना 100 बराबर साहब जी 200 वोल्ट आपका निकल गया E1। उत्तर होगा ए नंबर।
आइए, एक ट्रांसफार्मर निम्नलिखित में से किस पैरामीटर को रूपांतरित करता है? रूपांतरित का मतलब कन्वर्जन नहीं होता है। कन्वर्जन का मतलब है जैसे ये पंखा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल रहा है, ये कन्वर्जन है। समझ गए? रूपांतरण का मतलब स्थानांतरण है, जगह का बदलना है, ट्रांसफर करना है, यहां से वहां भेजना है साहब। तो हमारा जो ट्रांसफार्मर है आप सब जानते हैं, वह क्या करता है? हमारे प्राइमरी सेक्शन के पावर को बिल्कुल साहब पीएस की तरफ भेज देता है, यानी पीपी को पीएस की तरफ भेजता है। लेकिन आप याद रखिएगा विद्वानों, आपका V1 I1 मस्ट बी इक्वल टू V2 I2, KVA1 बराबर KVA2 ही रहता है। और आप जानते हैं मेरी फ्रीक्वेंसी भी क्या होती है? कांस्टेंट होती है। लेकिन पढ़े लिखे विद्यार्थियों, आपको याद है यह पावर को यहां से वहां भेजता तो है, लेकिन वोल्टेज को बढ़ा घटाकर या करंट को बढ़ा घटाकर। तो स्टेप अप स्टेप डाउन किसका करता है जी? वोल्टेज या करंट का। किसका स्टेप अप स्टेप डाउन करता है? वोल्टेज या करंट का स्टेप अप स्टेप डाउन करता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? पावर। फ्रीक्वेंसी मेरी कांस्टेंट होती है, ठीक है। वोल्टेज करंट मेरा बढ़ता घटता है, बढ़ता घटता है, ये डिपेंड करेगा कि आपका टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर क्या है। स्थानांतरण सिर्फ किसका हो रहा है? पावर का हो रहा है, लेकिन वह भी क्या होती हैं? कांस्टेंट ही साहब हुआ करती हैं, ये ध्यान रखिएगा। आइए आगे बढ़ें। कह रहा 200 केवीए 2000/200 वोल्ट के ट्रांसफार्मर का माध्यमिक वाइंडिंग, माध्यमिक का मतलब सेकेंडरी वाइंडिंग होता है N2। साहब जी आइए जरा देख लेते हैं। मेरे पास V1 का मान 2000 दे दिया है, V2 का मान सरकार 200 दे दिया है, N2 का मान प्रश्न ने 100 कह दिया है साहब, N1 आपसे निकालना है। आप सब तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का रिलेशन जानते ही हैं, क्या होता है साहब? N2/N1 बराबर V2/V1 होता है। ज्यादा आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, इसी का मुझको काम है। अब हमको निकालना है N1, कोना कोनी गुना कर लीजिए। N1 बराबर क्या होगा? N2 इंटू V1 अब बटा साहब V2। तो सरकार आइए जरा वैल्यू लिखिए। N2 का मान कितना है? 100। V1 कितना है जी? 2000। मेरा V2 100। साहब जी काट दीजिए, कितना हो गया? 1000 टर्न्स आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा जी? सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ें। आइए साहब, करंट ट्रांसफार्मर सीटी के बारे में हम लोग जानते हैं। सीटी आपकी क्या है? करंट ट्रांसफार्मर किस लिए प्रयोग की जाती है? हाई करंट को मापने के लिए साहब। इस काम में प्रयोग करते हैं, हाई करंट को मापने के लिए। यह किस टाइप का ट्रांसफार्मर है? इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर है। कैसा ट्रांसफार्मर है? इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर है साथियों, समझ गए ना। और हम लोग इसके माध्यम से धारा मापते हैं, तभी जाकर के आपको स्विच गियर सर्किट दिए। ये जो स्टेप ट्रांसफार्मर है आपका धारा ट्रांसफार्मर, मैंने कई बार आपसे कहा है, इसके सेकेंडरी में याद है कितने का अमीटर लगाते हैं? सेकेंडरी में हम लोग 3 से 5 एम्पियर का अमीटर लगाते हैं। अब सेकेंडरी में 3 से 5 का अमीटर लगाते हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि मेरी I2 बहुत कम हो गई। हमने आपसे क्या कहा था साथियों? मेरा V1 I1 मस्ट बी इक्वल टू V2 I2 होता है। इसका मतलब है जब I2 बहुत कम हो गई, मेरा V2 ज्यादा होगा।
इससे स्पष्ट हो रहा है कि मेरा V1 यहां कम, I1 बहुत ज्यादा। यही I1 जो हाई वैल्यू था, इसी को मेजरमेंट हमको करना था। यानी इसका प्राइमरी में टर्न आपका क्या होगा, कम होगा, और सरकार इसका सेकेंडरी में टर्न क्या होगा, ज्यादा होगा। जो चरित्र दिख रहा है वो क्या कह रहा है, किस तरह का ट्रांसफॉर्मर होगा जिसका वोल्टेज ज्यादा होगा आउटपुट में, किस तरह का ट्रांसफॉर्मर जिसका सेकेंडरी में टर्न ज्यादा होगा, स्टेप अप। तो स्पष्ट है साहब, ये क्या हो जाएगा, स्टेप अप। गांठ बांध लेना साथियों, मेरा सीटी स्टेप अप होता है और साहब मेरा पीटी स्टेप डाउन होता है। और पीटी किसको मापता है जी, वोल्टेज को मापता है। किसको मापता है, वोल्टेज को मापता है। तो राइट आंसर है आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ऑप्शन नंबर डी विद्यार्थी जी। विद्यार्थी जी आगे बढ़े, आइए साहब। निम्नलिखित में से कौन से ट्रांसफार्मर का इनपुट की तुलना में निम्न आउटपुट वोल्टेज हुआ करता है। तो इनपुट की तुलना में आउटपुट का वोल्टेज कम है, यानी V1 मेरा ज्यादा है और V2 मेरी कम है, यानी N1 मेरा ज्यादा है, N2 मेरी कम है, यानी E1 मेरा ज्यादा है, E2 मेरी कम है, यानी मेरा I1 कम है और I2 मेरी ज्यादा है, यानी के मेरा साहब लेस देन 1 है। बताइए ये सारा गुण किस ट्रांसफार्मर में, वेरी गुड विद्यार्थियों, किसमें होता है, स्टेप डाउन में। ऑप्शन नंबर ए है। अवक्रम कहिए या अपचाई कहिए, दोनों इसका शाब्दिक अर्थ है, पर्यायवाची शब्द है स्टेप डाउन। अवक्रम अपचाई कुछ भी लिखा रहे, दोनों सेम ही है। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर नहीं लेंगे, ये तो स्पेशल ट्रांसफार्मर है ना। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर और करंट ट्रांसफार्मर ये आपका इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर है। इसका व्यवहारिक प्रयोग स्टेप डाउन स्टेप अप के लिए नहीं किया जाता है, ये मेजरमेंट के लिए साहब, नोट कर लीजिएगा विद्यार्थी। ये वोल्टेज मापने के लिए, वो भी कैसा वोल्टेज, हाई वोल्टेज मापने के लिए, जो हम वोल्टमीटर से नहीं माप सकते हैं। और ये भी साहब हाई करंट 2000 एम्पियर, 1000 एम्पियर, 1500 एम्पियर हाई करंट मापने के लिए साहब इसका यूज करते हैं। है यह स्टेप अप स्टेप डाउन के पैटर्न पर बना हुआ, लेकिन इससे वोल्टेज घटाने बढ़ाने का काम नहीं करते, सबका काम अलग अलग है। ये ध्यान रखिए विद्यार्थी जी, समझ गए कि नहीं। आइए साहब, आगे बढ़े साहब। हाँ, अवक्रम में आप कंफ्यूज हो गए थे, यहां स्टेप डाउन नहीं पढ़ पाए, इंग्लिश की तरफ झांकते ही नहीं है कि नहीं है। स्टेप डाउन यहां पढ़ लेते, टिक लगा देते, है कि नहीं। चलिए, तब ऐसा गलती नहीं कीजिएगा, नहीं तो हाथ में यार नौकरी बिछड़ जाएगा, है कि नहीं है। चलिए आइए आगे बढ़ें। एक ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत किस पर आधारित होता है, सब लोग जानते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक म्यूचुअल इंडक्शन पर। यानी कि प्राइमरी को सप्लाई देते हैं और सेकेंडरी में आउटपुट मिल जाता है। आपके भूखे रहने से पड़ोसी चिंतित रहता है, वैसी स्थिति रहती है। इसी को क्या कहा जा रहा है, अन्योन प्रेरण कहा जा रहा है, ठीक है कि नहीं। आइए साहब, चलिए ट्रांसफार्मर वाइंडिंग में प्रति मोड़ प्रेरित आरएमएस विद्युत वाहक बल कितना होता है साहब, पर टर्न इंड्यूस ईएमएफ कितना होता है। आप जानते हैं मेरा ईएमएफ 4.44 5 FN, E1 होगा तो क्या हो जाएगा, 4.44 5 N1, E2 होगा तो क्या हो जाएगा, 4.45 N2, है कि नहीं है साहब। आंसर क्या दे देंगे,
कहा गया जी 4.445 MFN, ये भी यहां वोल्ट है, भी यहां क्या है, वोल्ट आपकी इकाई है साथियों, समझ गए ना। इसीलिए आंसर क्या लेंगे आप, सी नंबर लेंगे। अब प्रति मोर कह रहा था, एन की जगह पे 1 रख देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं। हाँ, लेकिन एक बात जरूर है जिसकी शिकायत है और उस पर हम आवाज भी उठाएंगे, आप लोगों का साथ हमको चाहिए कि अगर आप, अफवाहें बहुत सारी उड़ रही हैं कि फॉर्म जो है जून से भराया जाएगा, इलेक्शन कमीशन से चलिए 250 बाय 3000 वोल्ट का हमारी 50 हर्ट्ज की सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है। अधिकतम प्रवाह घनत्व कितना है जी, 1.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर है, यानी बीएम दे दिया है 1.2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। विद्युत वाहक बल प्रति मोर आपका कितना है साहब, ईएमएफ पर टर्न यानी E1 बाय N1 आपका 8, E2 बाय N2 आपका क्या है, ये भी 8 है। द्वितीयक मोर की गणना कीजिए। दीजिए, देखिए ये क्वेश्चन कितना डाटा दे दिया और कितना छोटा चीज आपसे पूछा है। आपसे N2 बराबर व्हाट कह रहा है, सिंगल फेज का ट्रांसफार्मर, स्टार डेल्टा का लफड़ा भी नहीं है। 250 बटा 3000 है, यानी 250 इसका इनपुट है, 3000 इसका आउटपुट है। स्वाभाविक सी बात है, मेरा V1 250 और V2 मेरा 3000। विद्वानों हम क्या करेंगे यहां पर, E2 बटा N2 बराबर हम 8 लिखा, यहां से साहब हमको N2 निकालना है, तो क्या करिएगा सरकार, आप E2 बटा 8 नहीं कर दीजिएगा, क्या हो जाएगा, E2 बाय 8 हो जाएगा। E2 का मान क्वेश्चन में कितना है, E2 बोलिए V2 बोलिए, बात बराबर है, तो मेरा 3000 बटा क्या हो गया 8। साहेब जरा सा कैलकुलेट करके बताइए, 375 आ रहा है। नहीं तो क्वेश्चन देख के देखिए लगेगा कि एक्सीडेंट हो जाएगा, आप कैसे क्या करें। और देखिए कितनी छोटी सी बात है, आकार बहुत बड़ा है, समझिए कि नहीं। तो आपको डाटा बहुत देकर उलझाना चाह रहा है, लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए सरकार आगे बढ़े, तो बना ही लिया था ना जी। आइए आगे बढ़े। वोल्टमीटर के प्रचालन के लिए पोटेंशियल ट्रांसफर का प्रयोग उच्च वोल्टेज को निरापद वोल्टेज तक घटाने के लिए किया जाता है। ठीक है, प्राइमरी में फेरों की संख्या क्या होगी, मतलब कह रहा है हम पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल रिड्यूस द हाई वोल्टेज टू अ सेफ वैल्यू, यानी कि आपके वोल्टमीटर का जो रेंज होता है साहब क्या होता है, 110 वोल्ट का वोल्टमीटर हम लोग यूज करते हैं। तो हमने क्या किया है, मेरा जो यह ट्रांसफार्मर पीटी में होता है, आपको जस्ट अभी बताया क्या होता है, स्टेप डाउन होता है। क्या होता है, स्टेप डाउन। हम टर्नों की संख्या घटाएंगे तभी तो मेरा वोल्टेज घटेगा, है कि नहीं है। और जब वोल्टेज घटेगा तो हम वोल्टमीटर से माप लेंगे, सेकेंडरी का वोल्टेज हमको मिल गया, सेकेंडरी का टर्न भी मालूम है, अब प्राइमरी का टर्न भी मालूम है, तो नहीं हम प्राइमरी का वोल्टेज निकाल लेंगे। यानी आपके पास N2 मालूम चल गया, आपके पास V2 मालूम चल गया, आपके पास N1 मालूम चल गया। V1 नहीं विद्यार्थी जी निकाल लीजिएगा, आराम से निकाल लीजिएगा, रिलेशन होता है V2 बाय V1 बराबर N2 बाय N1 करके, है कि नहीं है। ऐसी परिस्थिति में क्या महसूस किया आपने, प्राइमरी से मेरा टर्न सेकेंडरी में कम की ज्यादा, वोल्टेज घट न रहा है जी, तो प्राइमरी में टर्न कम होगा ना। क्या उत्तर देंगे, लेस नंबर ऑफ टर्न्स देन सेकेंडरी, गलत। सेकेंडरी में फेरों की संख्या से क्या होती है, अधिक। कह रहा प्राइमरी में फेरों की संख्या, तो प्राइमरी में फेरों की संख्या मेरा क्या होगा, N1 मेरा ज्यादा होगा, N2 मेरा कम होगा, तो सेकेंडरी से फेरा अधिक हुआ ना जी। उत्तर क्या देंगे, ऑप्शन नंबर बी, सेकेंडरी में जितना टर्न होगा उससे ज्यादा प्राइमरी में होगा, तो अभी स्टेप डाउन हो पाएगा। यहां घुमा के कान पकड़ा है, डायरेक्ट नहीं। चलिए साहब जी, ए वाले विद्यार्थी यहां पर गच्चा खा जाएंगे, बी वाले ही सिलेक्शन पाएंगे। आइए सरकार, देखने से समझ में आ रहा है वाइंडिंग कितना है यहां, एक, और ये मेरा क्या है, कनेक्टर, टैप कर रहे हैं।
अपने जरूरत के हिसाब से कम ज्यादा वोल्टेज को सेटलमेंट कर रहे हैं। सिंगल वाइंडिंग का ऐसा ट्रांसफार्मर जिसका प्रयोग वोल्टेज को कम ज्यादा करने में, एडजस्ट करने में कर सकते हैं, वैरियक कहते हैं, बैरक कहते हैं, ऑटो ट्रांसफार्मर बूस्टर के रूप में प्रयोग करते हैं। राइट आंसर सरकार क्या है? ऑटो ट्रांसफार्मर है, जो कि स्व प्रेरण के सिद्धांत पर काम करती है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।